नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी बिहार। मैं हूं प्रशांत रंजन। इस वक्त मेरी आवाज़ सुनो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरी आवाज़ सुनो कार्यक्रम के तहत हम दिव्यांगजनों की बात, उनके विविध पक्षों की बात करते हैं और साथ ही सुगम्य भारत अभियान के बारे में दर्शकों को बताते हैं। सुगम्य भारत अभियान के तहत किस प्रकार से सरकारी भवनों, पार्कों, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशनों आदि को सुगम्य किया जा रहा है ताकि विभिन्न प्रकार के दिव्यांगजन जो हमारे साथी भाई बहन हैं उनको सहूलियतें हों, अधिक से अधिक सुविधा हो। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों के लिए किस किस प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं भारत सरकार द्वारा, इस बारे में भी हम अपने दर्शकों को जानकारी देते हैं। आज डीडी बिहार के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ अतिथि हैं। चलिए हम उनका परिचय करते हैं। आज डीडी बिहार के स्टूडियो में हमारे साथ हैं कुमारी जूली सिन्हा, जो ब्रेली इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग की सचिव हैं। जूली सिन्हा जी, डीडी बिहार के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस प्रकार से ब्रेली इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग काम करती है, सुगम्य भारत के परिप्रेक्ष्य में हम इनसे समझेंगे कि किस प्रकार से सुगम्य भारत अभियान ने पिछले कुछ सालों में भारत के जो करोड़ों दिव्यांगजन हैं उनके जीवन में किस प्रकार से सहूलियतें भरी हैं, उनके जीवन को किस प्रकार से सुगम बना रही है और आने वाले समय में इस अभियान की सहायता से हम किस प्रकार अपने दिव्यांगजनों के लिए एक बेहतर भविष्य, बेहतर जीवन उपलब्ध करा पाए, तैयार करा पाए। चलिए हम प्रश्नों के माध्यम से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जूली जी, सबसे पहले तो हम बातचीत के माध्यम से सुगम्य भारत अभियान के बारे में दर्शकों को बताएंगे। मेरी आवाज़ सुनो कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हम इस कार्यक्रम के बारे में जो जरूरी जानकारियां हैं और इससे, इस अभियान से किस प्रकार से दिव्यांगजनों को लाभ मिल सकता है, इस बारे में भी हम बताते आ रहे हैं। तो सबसे पहले सुगम्य भारत अभियान के बारे में संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो सुगम भारत अभियान है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जी। जैसे उनकी जो समस्याएं हैं, अगर वो स्कूल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, कॉलेज तक पहुंच नहीं पाते हैं, वो किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो सीढ़ी के माध्यम से तो सेफ फ्लोर पे जा नहीं सकते हैं, तो उनके लिए कुछ रैंप बनाई गई है। वो रैंप के द्वारा वो चीज़ को वहाँ तक जो अस्थिबाधित हैं वहाँ तक वो पहुँच सके। इस तरह के सुगम भारत ने समस्याओं को दूर किया है और उनके लाभ में ये दिया गया है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि अब तक करीब 50% से अधिक भवनों को सुगम्य बनाया गया है और जो लक्ष्य रखा गया था उस लक्ष्य के करीब हम पहुँच चुके हैं और इस दिशा में लगातार प्रयास जारी हैं। खास करके जो सरकारी कार्यालय हैं और विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तो हैं ही, इसके अलावा रेलवे पर भी इतना अच्छा काम हो रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश में 4,500 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिनमें कंप्यूटर अनाउंसमेंट सिस्टम को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको दिव्यांगजनों के हिसाब से एक्सेसिबल किया गया है। दिव्यांगजन उसको वहाँ तक उनकी पहुँच हो गई है। 4,500 स्टेशन ऐसे हैं। करीब 1100 स्टेशन ऐसे हैं जहाँ के जो रेल इंडिकेशन सिस्टम है वो दिव्यांगजनों की पहुंच में है। 600 से अधिक स्टेशन ऐसे हैं जहां कोच इंडिकेशन जो है वो दिव्यांगजनों की पहुंच में है। तो ये आंकड़े जो मैंने आपसे साझा किए, इस बात के लिए साझा किए कि किस प्रकार से जब से सुगम्य भारत अभियान शुरू हुआ है, ऐसे दिव्यांगजनों की सहूलियत के लिए कार्य पहले से हो रहे थे, लेकिन जब से यह विशेष अभियान शुरू हुआ है तब से आप देखिए कि दिव्यांगजनों के जीवन को सहूलियत और सुविधापूर्ण बनाने में कितनी तेजी आई। काफ़ी आसान तरीके से उनको ये किया गया जी है। जी। और दूसरी बात हम ये आपको बताना चाहते हैं कि कई सारे ऐसे बिंदु हैं जहां सामान्य जन का ध्यान नहीं जा पाता है। मेरी आवाज़ सुनो कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को हम बुलाते हैं, स्टूडियो में बात करते हैं और उनसे समस्याओं, चुनौतियों के बारे में जानते हैं, साथ ही हम उनसे सुझाव भी लेते हैं। आप चूँकि दिव्यांगजनों के साथ लंबे समय से काम कर रही हैं, ब्रेली इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग की सचिव भी हैं और दृष्टिबाधित दिव्यांग के साथ आप सहायक के रूप में भी काम करते हैं। तो जूली सिन्हा जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि एक ब्रेल इंस्टीट्यूट में काम करने का और दिव्यांगजनों के साथ काम करने का आपका क्या अनुभव है और उस आधार पर आप कुछ सुझाव हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं तो जब 7 क्लास में थी तो कुछ दिव्यांग बच्चे हमारे साथ रहते थे, तो उनके द्वारा मैं कुछ ऐसी समस्याओं का घटना में घटी जिससे मैं काफ़ी प्रभावित हुई। जी।
तो एक लेडीज़ की मैं बात करती हूँ, वो दोनों दृष्टिबाधित थे। तो उनके लिए जब मेरे साथ वो थी तो मुझे लगा कि उनके साथ ऐसा क्या हो गया। तो एक रैंप जो होता है, तो वो रैंप के द्वारा वो उनसे चलने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उनके पास छड़ी का वो व्यवस्था नहीं था। वो छड़ी के माध्यम से वो चलना तो चाह रही थी, लेकिन उनके एक छोटा सा जो उनका समस्या था, उनको कोई हेल्प कर नहीं रहा था। ये अभी भी भेदभाव बहुत ज़्यादा हो रहा है और काफ़ी अभी कम तो हुआ है, लेकिन अभी भी जो मानसिकता है लोगों के द्वारा वो कम नहीं हुआ है, वो अलग प्रकार का ही होता है। तो उनके बीच में मैं गई, उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछी। तो उनकी समस्या, और एक लेडी जो कि एक लेडीज़ को ही बता सकती है, जेंट्स को तो बता नहीं सकती जी हैं। जी, तो स्वाभाविक सी बात है। ये स्वाभाविक बात है। और ये ज़्यादातर मतलब लेडीज में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो दृष्टिबाधित होते हैं और ये विकलांग भी होते हैं। तो इस समस्या को मैं बहुत ही गंभीर से सोची कि नहीं, ऐसा मैं मतलब क्या करूं कि इन लोग के लिए मैं कुछ कर पाऊं। तो मैं उन लोग से बात की, स्कूल में गई, कॉलेज में गई और जगह जगह अन्य जहाँ वह मुझे लगा कि दिव्यांग यहाँ पे मुझे मिल सकते हैं, जिनके बारे में समस्याओं को मैं सुन सकती हूँ, समझ सकती हूँ। तो उनके रह कर मैं उनके बीच में रहूँगी, तभी मैं ये समस्या को दूर कर पाऊँगी और तभी मैं उनकी समस्याओं को समझ सकती हूँ। तब मैंने जब 12th पास की तो मैंने एक संस्था ज्वाइन की। पहले तो मैं एक बाहरी संस्था से नॉर्मल थी जी, उनके बीच में रही, वहाँ भी मुझे दिव्यांग मिले, वहाँ भी वही समस्या वहाँ दिखी मुझे। तो काफ़ी समस्या को ये सोचने के बाद मैंने विचार किया कि नहीं, कुछ ऐसा करना चाहिए मुझे कि लगे कि हाँ, उन लोग की समस्या को मैं दूर कर सकती हूँ। तो मैंने ब्रेली इंस्टीट्यूट रिसर्च और ट्रेनिंग के माध्यम से दिव्यांगजनों के बीच में आई, उनके साथ में रहने लगी, उनके साथ में जैसे वो खेलते थे, कूदते थे, उनके साथ में उन्हीं के अनुकूल मैं ढल गई। ढलने के बाद में उन समस्याओं को जानी, पहचानी, समझी, ताकि मुझे लगे कि हाँ, उनको ये न लगे कि मेरे जैसा वे नहीं हैं। मैं उनके साथ बिल्कुल उसी माहौल में ढली, उनकी समस्याओं मुझे भी समझ में आया। तब मुझे लगा कि नहीं, ये काफ़ी समस्या ऐसा विचित्र है कि कभी भी ये दूर तो नहीं हो सकती है, लेकिन उसे मैं कम ज़रूर कर सकती हूँ। तब मैंने उनकी समस्याओं को सरकार से मांग की, उनकी जो भी समस्या जो रहती थी उनको मैंने दूर किया था। अच्छा जूली जी, आपने मानसिकता की बात अभी की, अभी जब आप बता रही थी कि जी कैसे आपकी यात्रा प्रारंभ हुई दिव्यांगजनों के साथ काम करने की, जी उस दौरान आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मानसिकता की बात होती है कि जो लोग दिव्यांग नहीं हैं, सामान्य जन, वे मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पाते यह स्वीकार करने के लिए कि अगर कोई दिव्यांग है तो उन्हें विशेष तरह की सुविधा की आवश्यकता है और ये उनका कोई शौक नहीं है, ये एक प्रकार की व्यवस्था है। बिल्कुल। तो इस मानसिकता के बारे में आप थोड़ा बताएंगे तो विस्तार ये से? मानसिकता ऐसी है जिसे मुझे जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है। जी अगर ये जागरूकता अभियान नहीं चलेगा तो फिर ये किसी का मानसिकता दूर नहीं हो पाए। वो तो सामान्य लोग तो हर कोई किसी भी तरह से जी सकते हैं, लेकिन जो ये दिव्यांग लोग हैं उनके बीच में हम लोग को ये रह के ये समझाना होगा कि आप और हम दोनों एक हैं, जी अलग नहीं हैं। तभी दोनों के बीच में समानता होगी तो दोनों के बीच में वो समस्याएं जो है वो दूर होगी। दूर होगी तो कम भी कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो इस वजह से हम लोग को इस तरह का एक अभियान चलाना चाहिए कि ताकि ये मानसिकता हमेशा मतलब कम, दूर तो मैं नहीं कर सकती लेकिन कम जरूर कर सकती हूँ। जी, अभियान के बारे में हम वो अपने आपसे अभियान कुछ साझा करना चाहूँगा कि पिछले महीने यानी 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। जी उस दिन भारत सरकार ने राष्ट्रीय दिव्यांग पुरस्कार वितरित किए राष्ट्रपति महोदया के द्वारा, और उसमें प्रसन्नता की बात है कि बिहार की जो दिव्यांगों के लिए काम करने वाली कुमारी वैष्णवी, जो स्वयं भी बिल्कुल दिव्यांग है, बिल्कुल। उनको भी हमने डीडी बिहार के स्टूडियो में लाकर दर्शकों से के सामने रूबरू कराया था। उनको प्रथम पुरस्कार दिया गया और बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार कराया गया एक अभियान के रूप में। दूसरा काम जो कराया गया कि सांकेतिक भाषा दिवस जो होता है, इसमें देश में पहली बार भारत सरकार ने 3200 स्थानों, मतलब करीब 3200 स्थानों पर सांकेतिक भाषा से संबंधित कार्यक्रम कराए।
मतलब आप जिस प्रचार प्रसार और बिल्कुल, जागरूकता कार्यक्रम की बात कर रही थी, जी। उसी से मुझे याद आया कि मैं ये बात आपके साथ साझा करूं कि 3200 स्थानों पर देश भर में सांकेतिक भाषा पर कार्यक्रम कराए गए। अब देखिए कि इतने बड़े पैमाने पर कार्यक्रम कराने से क्या हुआ कि जो दिव्यांगजन हैं, जिन्हें सांकेतिक भाषा की आवश्यकता है, वे तो इसमें शामिल हुए ही, उनको तो पता चला ही, साथ साथ जो सामान्य जन हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके मन में भी एक संवेदना आई, एक जागरूकता आई कि हमें दिव्यांगजनों के प्रति कैसे संवेदनशील बनना है। बिल्कुल। जी, तो तो आप बता रही इस थी मानसिकता के बारे में। मानसिकता की मुझे लगता है कि उन लोग को एक स्पेशल क्लासेस होनी चाहिए, जी, जो मैं ट्रेनिंग दे सकूं। उस तरह के शिक्षक गण होने चाहिए जो उन्हें भी इस तरह के ट्रेंड कर सके, लेकिन अभी तक ऐसा बना नहीं है जो उनको इस तरह का क्लासेस प्रोवाइड कर सके। अच्छा, आप ब्रेली इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग की सचिव हैं, जी जी। और इस हैसियत से आप अब तक कितने, आप बहुत सारे दिव्यांगजनों को ट्रेंड कर चुकी होंगी, उनके परिवारजनों से मिल चुकी होंगी, उनके सामने उनके जीवन में क्या क्या चुनौतियां हैं और क्या क्या कठिनाइयां हैं, इसको आप नज़दीक से देख चुकी होंगी। तो ज़रा अपने इस अनुभव को हमारे दर्शकों को बताइए। ये तो मैं आंकड़ा तो मैं आपको नहीं, नहीं आंकड़े बता की ज़रूरत नहीं, सकती बस है। अनुभव बताइए। हाँ, अनुभव तो हमारा बहुत मतलब ये 4-5 सालों से रही है। जी, और ऐसे भी सबके साथ में मैं साथ इससे काम भी करती हूँ, अच्छा भी लगता है मुझे। और ऐसा अनुभव मैं पहली बार मैं कर रही हूँ। जी, जी। इसीलिए कि अधिक से हाँ, अधिक लोगों तक ये बात जाए जाए। कि न सिर्फ दिव्यांगजन, बल्कि उनके साथ जुड़कर जो कार्य करते हैं, जो उनके सुविधा के लिए जो कार्य कर रहे हैं, वे, उनकी क्या दृष्टि है, वे क्या सोच रखते हैं, यह भी जानना जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया कि आप प्रशिक्षित करती हैं उनको, क्या आपको लगता है जूली जी कि दिव्यांगजनों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, साथ साथ उनके परिजनों और सामान्य जन, मतलब जिनका उनके जीवन में योगदान है, जैसे कि उनके शिक्षक, चिकित्सक, या जो भी उनके संपर्क में आते हैं, उनको भी किसी तरह के प्रशिक्षण की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल, पहले अगर तो है तो किस तरह का प्रशिक्षण? जी, प्रशिक्षण है ये। पहले तो मुझे जो दृष्टिबाधित लोग हैं, जो दिव्यांगजन लोग हैं, उनके गार्जियन को पहले मुझे जागरूक करना होगा। जी, क्योंकि जागरूक इसलिए करना होगा कि बहुत सारे दिव्यांग होते हैं तो उनके गार्जियन उनको पढ़ने के लिए भेज नहीं पाते हैं, उनको अच्छे शिक्षा दे नहीं पाते। वो सोचते हैं कि अरे ये तो दिव्यांग है, तो ये आगे चल के क्या कर सकता है, ये तो मेरे माथे पे बोझ हो गई, हाँ, ये हो बोझ गई। वाली बात आपने महत्वपूर्ण कही कि इस चलते अभिभावक तनाव में भी रहते हैं अगर बच्चे बिल्कुल। दिव्यांग हैं तो। जी, तो इस तरह का तनाव उनके मानसिकता पे, जो बच्चे हैं उन पे ज़्यादा गहरा तो वैसे असर होता अभिभावकों है। को आप क्या संदेश देना तो चाहेंगे? उनके अभिभावकों को मैं यही कहना चाहती हूँ जी, कि जो अगर आपके बच्चे इस तरह के बारे, तो इस तरह का वो नकारात्मक सोच ना रखें, और उन्हें पढ़ने में आगे बढ़ाने में किसी भी संस्था का वह सहयोग ले सकते हैं। अभी बहुत सारी ऐसी संस्था चल रही है जो दिव्यांगजनों के प्रति उनके रूप से, उनके अनुकूल ढलकर उनके साथ मिलकर काम कर रही है। तो इसमें जो उनके परिजन हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो एक टोल फ्री नंबर के द्वारा भी कर सकते हैं, या किसी से नेट पे जानकारी भी ले सकते हैं, और उनके पढ़ाई के माध्यम से वो आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए गार्जियन को, क्योंकि फुल आपने सपोर्टिंग इंटरनेट मिल की रही बात है। की, अब तो मोबाइल ऐप भी आया है, कुछ उसके बारे में बताएंगी? हाँ, मोबाइल ऐप तो आई है जी, जिसके माध्यम से वो डॉट से के वर्ड होता है, हाँ, उनके माध्यम से वो आवाज़ सुन के पढ़ाई करते हैं, जी, वो समझते हैं। और उनके माध्यम से बहुत सारे ऐसा नेट से काम उन कर सकते हैं जो बहुत सारे आसान तरीके हो चुके हैं। और मैं जहाँ तक कहना चाहती हूँ कि इस तरह से जो दृष्टिबाधित लोग हैं, दिव्यांग विकलांग तो होते हैं, तो चलो वो ठीक है, वो तो देख सकते हैं। जी, जो अस्थि विकलांग हैं, हाँ, अस्थि दिव्यांग हैं, जी। वे देख सकते हैं, लेकिन जो हाँ, दृष्टिबाधित दिव्यांग लेकिन हैं, उनके लिए काफ़ी समस्या, चुनौतियाँ आती हैं। तो उनके लिए ये ऐप मतलब ज़रूरी है, और ये ऐप के माध्यम से बहुत सारे काम को आसान तरीके से वो कर लेते हैं। तो ये ऐप उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक चीज़ और बताइए, जैसे एक दिव्यांगजन के साथ आप सहायक के रूप में भी जुड़ी हुई हैं, जी। उनके साथ भी काम करती हैं, तो उनके साथ काम करने का क्या अनुभव है, और सहायकों को किस प्रकार का प्रशिक्षण मिलना चाहिए? क्योंकि हर कोई दिव्यांग का सहायक नहीं बन सकता, हर कोई दिव्यांग का सहायक नहीं बन सकता। नहीं। तो एक दिव्यांगजन के सहायक के रूप में, जैसे परीक्षा देते समय भी
कोई अगर दृष्टिबाधित दिव्यांगजन है तो उसको एक सहायक मिलता है। बिल्कुल। इसी प्रकार से सरकारी कार्यालयों में जो अधिकारी या कर्मचारी दिव्यांग हैं तो उनको भी काम करने के लिए एक सहायक उपलब्ध होता है। आप सहायक के रूप में काम कर चुकी हैं, तो कर रही हैं बल्कि। तो उस अनुभव को जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर एक दिव्यांगजन की सहायक आप बनती हैं जी, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो मुझे उनके अनुकूल ढलना होगा, उनकी बातों को समझना होगा, ताकि मुझे काम करने में उनके साथ प्रॉब्लम ना हो। और इस तरह से जो उनके समस्याएं होती है, अगर मान लीजिए कि उनकी कोई फाइल पे साइन करना होता है तो बिना वो बोले हुए तो साइन कर नहीं सकते हैं, तो मुझे उनके अनुकूल उस चीज़ को बताना होता है कि हाँ सर मुझे ये करना है, सर वो करना है। तो वो मुझसे राय लेते हैं कि हाँ ये चीज़ क्या है, मुझे कहाँ पे ये काम करना होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई फाइल वगैरह है तो अगर वो गलत चीज़ पे अगर साइन कर देते हैं बिना पढ़े हुए तो वो तो काफ़ी नुकसानदायक हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस तरह का उनके साथ सहायक इसलिए होना चाहिए कि उनके काम में वो बाधा ना बने और उनकी नौकरी पे वो खतरा ना हो सके। मतलब सहायता ही नहीं करनी है, एक जिम्मेदारी भी निभानी है क्या जी। तो इस तरह का उनके साथ मुझे, और इस तरह का ट्रेनिंग तो स्पेशल होना ही चाहिए क्योंकि हर लोग तो एक्सपीरियंस शेयर तो हो नहीं सकता है। और इनके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग करवानी चाहिए, सरकार को एक स्पेशल इसके लिए कोर्स करवाना चाहिए। जो दिव्यांगजन हैं तो उनके साथ ये सहायक प्रोवाइड होनी चाहिए, ताकि वो जो अधिकारी वगैरह हैं जो बड़े पद पे जा चुके हैं तो उनके साथ अगर ये सहायक ना हो तो उनका वो काम आगे नहीं बढ़ सकता है और उन्हें काफ़ी नुकसानदायक भी साबित हो सकती है। तो इस तरह का एक सहायक मुझे भी, मैं 4-5 सालों से उनके साथ काम कर रही हूँ। शुरू में क्या लगा, क्या चुनौतियाँ आई? शुरू में मेरी चुनौतियाँ तो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी क्योंकि मैं कर नहीं पा रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके जैसे कुछ बताएं, कुछ उदाहरण जहाँ समस्या आई जैसे कि उनकी बातों को समझना। अच्छा, उनकी बातों को, ये बड़ी बात है। हाँ। उनके साथ मैं उनकी बातों को समझ नहीं पाती थी। अच्छा। मैं जान नहीं पाती थी, थोड़ा बहुत गुस्से भी आते थे, कभी कभी झल्लाहट होती थी। हाँ। क्योंकि उन लोग को उस अनुकूल मुझे ढलना पड़ा, उनमें गुस्सा भी भरा हुआ था कि मेरी बातों को क्यों नहीं समझती है। ये बात बहुत बड़ी चुनौतियाँ थी हमारे लिए, लेकिन मैंने ठान ली थी कि नहीं, मैं इनकी बातों को समझूंगी भी और इनका सारा काम भी करूंगी और एक सहायक रूप में इनकी सहायता भी करूंगी। तो इस तरह से मैंने धीरे धीरे उनके साथ रहना स्टार्ट की, उनकी बातों को समझना स्टार्ट की। मैं सहनशीलता थोड़ी सी दिखाना स्टार्ट की, क्योंकि सहनशीलता जब तक नहीं होगी उन बातों को मैं ध्यान में रखते हुए कोई भी कार्य को आगे नहीं कर सकती थी। अच्छा, ब्रेल इंस्टीट्यूट में जो दृष्टिबाधित दिव्यांगों का प्रशिक्षण देती हैं, तो एक तो आप बताइए हमारे दर्शकों को कि अपने इंस्टीट्यूट में किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है और उस प्रशिक्षण से जो दिव्यांगजन आपके यहाँ आते हैं उनमें किस प्रकार के बदलाव देखे जाते हैं? सबसे पहले हमारी ब्रेल इंस्टीट्यूट में तो ब्रेल लिपि का कार्य होता है। ब्रेल के माध्यम से उन लोग को पढ़ाया भी जाता है, पठन पाठन पुस्तक का ये रिसर्च है। और ब्रेल के तहत हमारे बहुत सारे दिव्यांगजन हैं जो इसमें आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी काफ़ी अच्छे पद पे वो जा चुके हैं इस माध्यम से। अच्छा। हाँ, ब्रेल के माध्यम से। तो इस तरह का बहुत सारी खोज मैं करते रहती हूँ कि इसमें क्या ऐसा नया होना चाहिए जो हमारे दृष्टिबाधित जो शिक्षक हैं, जो बच्चे लोग हैं, उनके लाइफ से जुड़ा हुआ ये काम होना चाहिए। जैसे हम लोग रेलवे की बात अभी कर रहे थे, रेलवे में कोच के अंदर बर्थ संख्या से लेकर और जो सूचनाएं होती हैं रेल के आने की और रेलवे का मानचित्र जो होता है रेलवे स्टेशनों पे, उसको भी ब्रेल में कन्वर्ट किया जा रहा है और बल्कि कई जगह हो भी चुका है। कुछ जगह पे हो भी चुकी है क्योंकि मैं खुद देख कर आई हूँ। अच्छा। हाँ, एक राजधानी रेलवे ट्रेन जो चल रही हैं उनमें भी मैं देखी थी, ब्रेल में कुछ लिखा हुआ था। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं जल्दबाजी में उनको पढ़ नहीं पाई थी। तो वो शौचालय जो है वहाँ तक वो जाने का वो रास्ता भी था, वो वहाँ पे ब्रेल में लिखा हुआ था। वेटिंग रूम में भी ब्रेल चल रहा है और ब्रेल के माध्यम से उनको काफ़ी आसान भी हो रहा है, जो पहले नहीं था। लेकिन अब उस दोनों में अंतर अगर देखी जाए तो काफ़ी अंतर है। आपको लग रहा है कि सुगम्य भारत अभियान का असर हो रहा है देश में?
बिल्कुल हो रहा है सर। सुगम भारत एक ऐसी अभियान है जिनको दिव्यांगजनों के एक वरदान के रूप में मैं देख रही जी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सुगम्य भारत अभियान में सिर्फ सरकारी भवन ही नहीं, स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय ही नहीं, बल्कि इसके अलावा रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स के अलावा जो जितने भी सार्वजनिक जगह हैं, यहाँ तक कि जो सड़कें हैं, फ्लाईओवर हैं, क्रॉसिंग्स हैं, रोड क्रॉसिंग हैं, उद्यान हैं, बाग बगीचे हैं, उनको भी सुगम्य किया जा रहा है। तो अब देखिए कि किस सूक्ष्मता से देश को सुगम्य भारत बनाया जा रहा है, ताकि जितने भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए हर वो जगह एक्सेसिबल हो जहां वे जाना चाहते हैं। मतलब सुगम्य भारत का प्रयास ये है कि हर उस जगह को इतना सुगम्य बना दिया जाए ताकि कोई दिव्यांग सिर्फ इसलिए वहाँ नहीं जा पाए क्योंकि वह दिव्यांग है, जिसकी जहाँ इच्छा है वह जा पाए, वो कहीं भी जा जी आ सके। जी जी। वो जमीनी स्तर से जो जाना चाहिए वो बनाया जा रहा है सुगम्य भारत जी। तो इस तरह का वो समस्याओं को दूर करने में उनकी काफ़ी योजना का ये लाभ सभी को मिल रहा है जी। और ये योजना ऐसा है कि कोई भी दिव्यांगजन हो, किसी प्रकार का हो, कोई भी समस्या ना आ सके, उस समस्या जो आने वाली बाधा को वो ख़त्म कर रही है सुगम्य भारत। जी, ये कई सारी आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं जूली जी इस पूरे विशेष चर्चा के दौरान। एक संक्षिप्त में आप जो भी दर्शक, चूँकि हमारे लाखों दर्शक देखते हैं डीडी बिहार को, जो दिव्यांगजन हैं उनको आप संक्षिप्त में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले ये संक्षिप्त में संदेश देना चाहती हूँ कि जिसके जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके सबसे पहले मैं गार्जियन को बताना चाहती हूँ। गार्जियन ऐसे होते हैं कि दिव्यांग बच्चे को आगे बढ़ने में खुद ही पहले तो गार्जियन ही बाधा डालते हैं, तो ये घर से उनकी ये ऐसी स्थिति ना हो, वो आगे बढ़ने में उनको प्रयास करें और जहाँ भी उनको दिखे कि हाँ ये बच्चे हमारे आगे बढ़ सके, किस चीज़ में उनकी रुचि जा रही है, तो उनको ये दिव्यांग होने का एहसास ना कराएं कि आप दिव्यांग हो। उनको ये एहसास कराते हुए कहे कि हाँ बच्चे आप ये कुछ कर सकते हो, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। आप उनका उत्साह वर्धन करें, उत्साह बढ़ाने में उनका वो जो भी है करें जी। तो इस तरह का मैं दिव्यांग की जो परिजन होते हैं उनको वो खुद ले जाएं, जहाँ वो जाना चाहते हैं उनको उस तरह का वो ट्रेनिंग गार्जियन को भी दी जाए ताकि वो बच्चे में आगे चलने की खुद से वो क्षमता हो सके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात जूली सिन्हा जी ने कही कि कैसे जो दिव्यांगजन हैं उनको जागरूक करने की तो ज़रूरत है ही, साथ ही उनके परिजनों और अभिभावकों को भी जागरूक करने की आवश्यकता है। हम किसी दिव्यांगजन को हतोत्साहित ना करें बल्कि उनका उत्साह बढ़ाएं कि वे भी हर तरह के काम, अधिकतर कार्य वे सामान्य जन की तरह ही कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें थोड़ी सी सहूलियत मिल जाए। और इस सहूलियत के लिए सुगम्य भारत अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में जूली सिन्हा जी ने कई जानकारियाँ दी और दर्शकों को दिव्यांगजन और सुगम्य भारत के बारे में बताया। जूली सिन्हा जी, डीडी बिहार के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते थे कि ये जानकारीपूर्ण परिचर्चा आगे भी जारी रहे, लेकिन हमारे पास समय की सीमा होती है, इसलिए हमें अनुमति दीजिए। लेकिन डीडी बिहार पे अन्य कार्यक्रमों का सिलसिला अनवरत जारी रहेगा, तो देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।